बाद जो नीति विशेषज्ञ थे, सब्जेक्ट विशेषज्ञ थे, उनकी सलाह पर ये पिछले दशक अपराध के पैटर्न में जो बदला आया, जिसमें हत्या, लूट, डकैती अपराधों के लिए पहले तो व्यक्ति करता था, तो अकेले करता था, और अब जो है वो समूह में होने लग गए। तो किंतु पिछले 10 वर्षों से लगातार आप ये समझते हो ना कि अब 4.5 साल में हो गया, 4.5 साल में हो गया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पिछले 10 साल से चल रहा है, जिसपे आपकी पिछली सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। 10 सालों से नई उम्र के अपराधी गिरोह बना करके अपना जीवन संगठित अपराध की दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि राजस्थान के कुछ जिलों में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों ने गुप्त सूचनाएं देने वाले और हथियार सप्लाई करने वालों को सम्मिलित कर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क स्थापित कर लिया है। से संगठित ये तो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने, बिजनेसमैन को धमकी दे करके उनसे पैसा वसूल करने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, सुरक्षा रैकेट्स आदि पर फोकस कर रहे हैं और इनमें भारी लाभ कमाने की संभावना रहती है। ये गिरोह इन अपराधों से बड़ी मात्रा में संपत्ति का संग्रह करते हैं और उसका उपयोग जेल में अपने सहयोगियों की देखभाल करने और आपराधिक मुकदमा लड़ने के लिए बड़े महंगे वकील भी करके उनकी जमानत करवाने की कोशिश करते हैं। और जो गवाही देने आते हैं उनको भी जो है चेतावनी दे करके या किसी तरीके से डरा धमका करके उनके गवाहों को होस्टाइल करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपराधी क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का फायदा उठाते हैं करने के लिए कस्टडी से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय से तो डरावनी छवि बना करके रखे हैं जो वास्तविकता से परे होती है। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगपतियों को संरक्षण धन वसूल करने और इन गिरोहों की मदद करने के लिए उनके खजानों को समृद्ध करती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि साहब ये 4.5 साल के बाद में सो करके आप जागे हो, ये आपके टाइम पे भी खूब ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड गैंगे चलती थी, बाकायदा गिरोह इकट्ठे किए, उसी तरीके का पैसा वसूल, किलिंग होती थी, ये सब चीजें होती थी। लेकिन आप सबसे पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो है मकोबा नाम का एक एक्ट पास किया। उस मकोबा एक्ट के बाद में 2000 में कर्नाटक ने जो है इसी तरीके का एक्ट पास किया और अब जाकर के 2019 में गुजरात ने ये एक्ट पास किया। ये 3 स्टेट हैं सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने इस तरीके का एक्ट पास किया है, और यह 4थी स्टेट राजस्थान है जिसमें जो है ये सदन इसको पास करने जा रहा है। सिर्फ 3 स्टेट हैं। क्या जरूरत आ गई थी ये बताइए कि गुजरात में और महाराष्ट्र में इस एक्ट को पास करने की? ऑर्गेनाइज क्राइम वहां पर भी थे, तभी तो हुआ ये, तभी तो आवश्यकता पड़ी। आज यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके सब मना थोड़ी करते हैं हम तो खुद कहते हैं कि हाँ है ये, और उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाए गए हैं। उसी मकोबा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। In view of the aforesaid discussions, we allow the appeal of the state government insofar as the constitutional validity of the section 13 to 16 of the Makoba is concerned. We uphold the validity of the said provisions. The decision of the High Court striking down the High Court ने strike down कर दिया था इसको. The High Court striking down the words or under any other act
from subsection 5 of the section 21 of the act is however upheld, the parties are bear to their own cost. ये एक्ट जो मकोबा का बनाया गया, ये एक्ट जो महाराष्ट्र ने बनाया, उसी को कर्नाटक में ने बनाया और उसी को जो है गुजरात ने बनाया और उसी को हमने बनाया। हमने इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किए कि अगर चेंजेस करते तो ये मामला प्रेसिडेंट के पास जाता और ये लंबा खींच जाता और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया वो का वो ये एक्ट है ये। अब आप इसकी अफ एंड बट में जाओ और ये करो कि साहब ये यूं हुआ, ये यूं हुआ, यूं हुआ, तो वो तो आप, मेरा ख्याल है कोई इसमें 25 खंड हैं। मेरी बात आपको टोकना नहीं चाहता, क्या आप इसको प्रेसिडेंट के कंसर्ट के लिए नहीं भेजेंगे? मेरी अर्ज सुने साहब, नहीं भेजना पड़ेगा। क्या आप इसको राष्ट्रपति महोदय के कंसर्ट के लिए भेजना नहीं पड़ेगा इसको? आप बैठिए, मैं बताता हूँ आपको अभी। कंसर्ट के लिए भेजना अलग चीज़ है और उसमें कुछ चेंजेस कर देना अलग चीज़ है। ये प्रेसिडेंट से पास हो चुका है, 3 स्टेट में पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पास हो चुका है। राजस्थान में कानून बनेगा तो क्या राष्ट्रपति महोदय के पास उनकी अनुमति के लिए नहीं जाएगा? कह रहा हूं कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करते तो वहां दिक्कत आती नहीं आती है, बता दो आप। और अगर चेंजेस नहीं किए, हूबहू है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वहां भेजना पड़ा। बात सुनिए, अब सवाल ये आता है, आपने जैसा कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, किसी ने इस एक्ट को नहीं पढ़ा, किसी ने एक्ट को नहीं पढ़ा। इस एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई थी उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ लिए। आपने पढ़ा, लेकिन 25 सेक्शन में से सिर्फ 3 या 4 सेक्शन पढ़ के रह गए आप, और आपने इतनी श्री कर ली कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। 3-4 सेक्शन से ज़्यादा आपने भी नहीं पढ़ा। आपको ये आपने कहा कि साहब ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होगा इसका, दूसरी तो चालू हो जाएगा, इसके ओवर राइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 25 उठा करके देख लो, माननीय सदस्य 24 उठा करके देख लो, उसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। थोड़ा गंभीरता रखो भाई, प्लीज थोड़ा शांत रहो। सेक्शन 25 में पढ़ के सुना देता हूं आपको। सेक्शन 25 में प्रावधान है कि इस एक्ट के प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम किसी अन्य विधि के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों या नियमों के अतिरिक्त लागू होंगे, यानी कि इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। नहीं हो सकता तो चैलेंज कर देना आप कोर्ट में। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपसे फिर कह रहा हूं, आप संविधान नहीं करेगा। नहीं हो सकता तो आप कोर्ट में चैलेंज कर देना। ये जो एक्ट है, ये ऑलरेडी मैंने जैसा आपसे कहा कि महाराष्ट्र के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। क्या हो रहा है आपको? ये आपको जानकारी नहीं है और ठोके जा रहे हो। अब जैसे मैडम दीप्ति जी ने कहा कि साहब इसकी परिभाषा क्या है, अब आपने सबसे पहला वाला जो सेक्शन है वही नहीं पढ़ा आपने। सेक्शन 2 पढ़िए आप, जिसमें परिभाषा साफ लिखी हुई है एक्ट आपके पास, तो निकाल के देखो। इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि संगठित, इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। कुल मिला के बात यही है ना कि इससे क्या तात्पर्य क्या है। इसके अलावा भी अन्य बातों को परिभाषित किया गया है। मैं नीचे पढ़ता हूं। संगठित अपराध का मतलब है संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से अकेले या समूह के रूप में वित्तीय या आर्थिक या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंसा और हिंसा की धमकी या अभित्रास इंटिमिडेशन या प्रतिपादन या अनलॉफुल एक्टिविटी करना होता है। ये साफ लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा ये है। नीचे भी दे रखे इसमें इसी तरीके
बिराजे बिराजे, अंकित नहीं होगा। भैया भैया बिराजे बिराजिए, मदन जी, बिराजिए, मानस से बिराजिए। मदन जी, ये आपके सिर के कानून ऊपर का से जा रहा विषय है है। बिराजिए। माननीय मदन जी, ये सदस्य, कानून का विषय माननीय है, सदस्य, मेहरबानी करो। माननीय सदस्य, आपके कानून के बारे में माननीय कभी सदस्य, कोई जानकारी नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्यों को रोके यार। बिराजिए बिराजिए, बिराजिए बिराजिए, आपका सब्जेक्ट नहीं है। बिराजिए बिराजिए, आप बिराजिए। राज्य में संगठित अपराध की उभरती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य समझा गया कि राज्य में इस प्रकार का कठोर कानून लाया जाए और जो संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी और लीगल कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सशक्त बना। कहीं ने कहा साहब पुलिस सशक्त नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है इस पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे और बात चल रही है कि साहब पुलिस को गाड़ी नहीं है, पुलिस को वो नहीं है, पुलिस को वो नहीं है, पुलिस को दैनिक भत्ता कम है। इस तरीके की बात हो रही है। तो ये पुलिस को सशक्त करने के लिए ही लाया गया है। ऐसे अपराधों के जरिए अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस कानून के तहत किए गए अपराधों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है ताकि ऐसे अपराधों के मुकदमों का जल्दी ही निपटारा किया जा करके अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। कुल मिला के बात ये है। इसके अलावा तो ये बोलेंगे। अब सवाल ये रह गया कि जितने माननीय सदस्य बोले हैं, मैं खैर उनको तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैसे भी रखे, लेकिन किसी भी तरीके से विचार रखे, गलत रखे, सही रखे तो सही, बोले तो सही। कम से कम कानून नाम की क्या चीज़ है, कम से कम ये तो समझने की कोशिश करी। लाहौटी साहब बोले, बाबूलाल जी खराड़ी बोले कि अपराधी की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, और फिर इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? अपराधियों की मदद करने के लिए ही तो, मदद करने वालों के खिलाफ ही तो कार्रवाई हो रही है। अपहरण होते हैं, बिहारी लाल जी बोले, श्रीमती संतोष जी बोले कि थाने में FIR थाने में दर्ज नहीं होती। तो हमने तो यहाँ तक कह रखा है कि भाई SP के पास चल जाओ, SP को दर्ज करनी पड़ेगी 10 बार। कोई एक आदमी भी गया क्या SP के पास? प्लीज बेकार की बात करते हो, खाम अल्लाह करने की कोशिश करते हो। रामलाल जी बोले, बिराजी, जोगेश्वर जी गर्ग बोले, अविनाश महर्षि बोले, रफीक भाई बोले, संयम बोले। अब राठौड़ साहब, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि CRPC के प्रावधानों के विपरीत है, कहा ना आपने। उत्तर में मैं बताता हूं आपको कि CRPC की धारा 5 पढ़ लो आप, उसमें साफ लिखा हुआ यह कहती है कि CRPC में कुछ भी लिखा होने के बावजूद भी राज्य विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। सेक्शन 5 पढ़ लो आप। जो आप बता रहे हो ना, CRPC में लिख रखा है कि कोई राज्य CRPC के प्रोविजन से इतर जाके भी कानून बना सकता है, मर्जी तो कानून बना सकता है। ये रिकॉर्ड पर जारी है बात। ये लिखा हुआ है, मैं कुछ भी लिखा होने के बावजूद भी राज्य विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं, विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकता है। ये विशेष प्रक्रिया का कानून है। धारा 28 में विशेष न्यायालयों के लिए बात करी आपने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इसके नियम कौन बनाएगा? उच्च न्यायालय बनाएगा। और धारा 29 में राज्य सरकार को
को धारा 28 में माननीय उच्च न्यायालय को दिए गए अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अधिनियम के संबंध में ये नियम बनाने का अधिकार दिए गए हैं। दोनों प्रावधानों में कोई विरोधाभास नहीं है। लोक अभियोजक बनाने के लिए कहा आपने, तो लोक अभियोजक भी 10 साल की जिसकी स्टैंडिंग होगी वो बनेगा, एरा गैरा नहीं बनेगा। जैसे आपके राज में बन जाता था ना, 2 साल पास किए हैं LLB और कर दिया उसको वकील बना दिया। ऐसे कई किस्से किए हैं आपके राज में। जिसने एक भी केस नहीं लड़ा हो वो बन गया है, जिसने एक भी केस लड़ा नहीं हो वो भी बन गया। वो भी बन गया। बल्कि मैं कहता हूँ ये तो अच्छा किया इन्होंने, वरना बगैर वकील के ही वकील बना देते। लोक अभियोजक बनाने के लिए कम से कम 10 साल के वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। सेक्शन 24 दंड प्रक्रिया में संहिता में, अर्थात इसके अधिक अनुभवी को लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। टेलीफोन टैपिंग के लिए कहा आपने। टेलीफोन टैपिंग का तो बहुत लंबा किस्सा है, बहुत लंबा किस्सा है। कई बार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। उन बातों को याद मत दिलाओ, उन दिलाओगे तो फंस जाओगे। फंसे पड़े लेके आया था ना 4 कहाँ से आई थी वो टेप? कैसे कराया था मुकदमा? वो सचिन पायलट जी पर कैसे मुकदमा कराया आपने? अपने मंत्री बैठे, अपने पास लेके बैठे हो उनको, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हो, हमसे आंख लड़ाते हो यहाँ। बिराजू, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम शांतिलाल शाह के निर्णय में इसको वैधता घोषित की है। समझा? जो आपने कहा ना कि इससे लो, तो उनको सबको ठेठ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैधता घोषित की है उसकी। दूसरा आपने ये भी कहा कि साहब एविडेंस एक्ट के और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के में कोई विरोधाभास नहीं है। कोई विरोधाभास नहीं है उनमें। बढ़ते अपराधों की रोकथाम और अनुसंधान के लिए प्रत्येक थाने को में साइबर सेल भी गठित किए गए हैं। यहाँ पर साइबर सेल के बाबत कईयों ने सवाल किए। ये टेलीफोन टेपिंग में अब मैं बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आपके खिलाफ आया है शशिकांत वाले मामले में। उनसे पूछ लो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड में आपने टेलीफोन टेप करवाए थे जिस आधार पर गिरफ्तारियां की थी, वो IG को आपने कंपिटेंट अथॉरिटी मान के कराया था। वो सारे उन्होंने कह दिया कि ये एडमिसिबल एविडेंस ही नहीं है। अगर मैं झूठा हूं तो रिकॉर्ड पर मेरी बात चालू है। तो इसी राजस्थान के हाई कोर्ट ने शशिकांत के मामले में किसको हो रहा है? इससे नुकसान किसको हो रहा है राठौड़ साहब? हाँ, आप जो आपके वो मेरे भी बस की है। गत एक दशक से जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़े हैं, आप भी मानते हो? अपने टाइम पे नहीं मानोगे? आपके टाइम पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं थे, तो इसलिए अपराध संगठित होकर के किए जा रहे हैं। उसे देखते हुए कठोर कानून की आवश्यकता थी और ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में कानून लाने के लिए कारण साफ साफ लिखे हुए हैं। अब आप तो हद कर दिया आपने। कन्हैया लाल के लिए कह दिया कि साहब उन 2 लड़कों ने पकड़े। हम उन 2 लड़कों को पकड़े, 2 लड़के पकड़ सकते हैं क्या? उसके हाथ में चाकू था, उनके हाथ में क्या पकड़ लेते? वो पुलिस से पकड़े और उसको भारत के गृह मंत्री जी कहते हैं कि साहब NIA ने पकड़े। अरे यार गजब कर रहे हो, है? झूठ की भी इम्तिहान है साली। बिल में कन्हैयालाल के मामले में पकड़ा आपने, 1 महीने पकड़ा, पर उनको सजा दिलाने के लिए NIA के स्पेशल कोर्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? वो मना कर दो। आप नहीं आप ही बता दो किसने पकड़ा? आप ही बता दो किसने पकड़ा? NIA को किसने दिया? हम ही ने दिया MNIO को। बिल में जमानत आसानी से नहीं हो और अग्रिम जमानत नहीं हो, ये तक प्रोविजन रखे गए हैं इसमें। अब इससे ज्यादा हार्ड क्या चाहते हो आप? इसे बता दो।
आज कम से कम महाराष्ट्र में जो कुछ गैंगवार जो उस जमाने में हुआ करती थी 99 के पहले, उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। और वो इसी मकोबा के एक्ट के जो एक्ट यहाँ बनाया जा रहा है ना, उसी एक्ट के तहत में जो है उनके काम आई है। तो इसकी सफलता पर आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपको तो वो सजेशन देने चाहिए थे कि और इसको किस प्रकार से मजबूत करें, लेकिन आप तो वही रो रहे हो, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं पकड़ा गया, ये नहीं पकड़ा गया, ये नहीं पकड़ा गया। अच्छा, और दूसरी बात ये भी देखिए आप, जो पहले इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता था, आज वो उससे कम लग रहा कि नहीं लग रहा? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अधिकतर मामलों में समन रहते हुए भी अपराधियों को पकड़ा गया है। और जहां तक आप कहते हो कि साहब 20% क्राइम बढ़ गया, आपके टाइम पे तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी। हमने तो कंपल्सरी कर दिया एफआईआर दर्ज करना। तो जब ये जानते हुए भी कि अपराधों की संख्या बढ़े, क्या हो रहा है ये? माननीय सदस्य प्लीज, किसी का अंकित नहीं होगा। बिराजिए आप, बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए आप, नेता प्रतिपक्ष प्लीज थोड़ा कंट्रोल करें आप प्लीज। तो आपने भी तो अपनी बात रखी है, प्लीज बिराजिए। आपने अपनी बात नहीं रखी, आसन पैरों पर बिराजिए आप, बिराजिए। कुछ अच्छी परंपराएं सीख लीजिए। बिराजिए। आपने अपनी बात नहीं रखी, बिराजिए आप, बिराजिए। कुछ संस्कार ले लीजिए। आपने अपनी बात नहीं रखी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी। मंत्री अपनी बात रखेंगे, अधिकार है उनको इस पर अपनी बात रखने का। बिराजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट एक बात सुनिए आप। कई बार छोटे बच्चे जब मीठा ज्यादा खा लेते हैं ना, सभी माननीय सदस्य कह रहा हूँ, 1 मिनट माननीय मंत्री महोदय, छोटे बच्चे जब मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो उनके चूर्णिया हो जाता है। मुझे लगता है माननीय सदस्य के चूर्णिया हो रहे हैं हर बात में खड़ा होकर के। मैं ये कहता हूँ सभापति महोदय, जब विधानसभा में जब चूर्णिया आ ही गया है तो जरा बता दो तो सभापति महोदय, चूर्णिया चीज क्या है? ये चूर्णिया जो है ये सदन ये जानना चाहता है कि चूर्णिया है क्या चीज, ये कैसा पैदा होता है और ये कहाँ पैदा होता है, ये किस जगह पैदा होता है? सभापति महोदय, इस एक्ट के 25 सेक्शन हैं, 25 सेक्शन का एक्ट है ये। अगर मान लीजिए इनको कोई इस एक्ट में खराबी दिख रही थी तो इन्होंने संशोधन क्यों नहीं पेश किया संशोधन? तो एक तरफ तो आप मन ही मन में तो मान रहे हो कि इसमें कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सरकार, और इससे अच्छा एक्ट नहीं बना सकती। और दूसरी तरफ जो है आलोचना की दृष्टि से आप इधर उधर की बातें कर रहे हो जो इससे ताल्लुक ही नहीं रखती, इस एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखती। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, प्रतिपक्ष के मेरे साथियों, माननीय सदस्य को पूछना, जनमत जानने के लिए जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है उसको अस्वीकार किया जाए।